UGC CARE page. So it is Consortium for Academic and Research Ethics. UGC CARE के जो जर्नल्स है, ऐसे रेकमेंड किया गया है यूजीसी ने कि जो भी हमारे टीचर्स है, रिसर्चर्स है, they should publish their papers into UGC CARE journals, right? See, this UGC CARE के जो जर्नल्स है वो दो ग्रुप्स में बांटे गए हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2. यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 1 जो है उसमें यूजीसी ने नॉमिनेट किए हुए अलग अलग सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने रेकमेंड किए हुए जर्नल्स जो है वो आपको मिलेंगे. वाइल यूजीसी केयर लिस्ट ग्रुप 2 जो है उसमें स्कोपस, वेब ऑफ साइंस, इन्होंने जो इंडेक्स किए हुए जर्नल्स है वो जर्नल्स का इंक्लूजन होता है. सो it is expected that we all should publish our research papers into these journals, right? अभी ये यूजीसी केयर ग्रुप 1 जो है वहां पे आप देख रहे हो कि अलग अलग फैकल्टीज के जर्नल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. जैसे यहाँ पे यू कैन सर्च, मैंने सोशल साइंसेस के जर्नल्स को सर्च किया, दीज आर 302. उसमें मैंने मेरा विषय जो है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, तो उसके मुझे ये 19 जर्नल्स जो है वो मिले, राइट? उसके बाद में ये जो ग्रुप 2 है उसमें आप देखेंगे यहाँ पे वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस में जो जर्नल्स है वो आपको मिलेंगे. वेब ऑफ साइंस आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज साइटेशन इंडेक्स, साइंस साइटेशन इंडेक्स एंड सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स जो है वो मेंटेन करता है और उनके जर्नल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे. एंड यहाँ पे स्कोपस के भी जो जर्नल्स है, इंडेक्स जर्नल्स, वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे. नाउ फ्रेंड्स, द क्वेश्चन हियर इज हाउ टू मेजर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च and what are the different tools and parameters to decide the quality of your research. It is rightly said by William Thomson and Lord Kelvin that if you can measure that of which you speak and can express it by a number, you know something of your subject. But if you cannot measure it, your knowledge is meager and unsatisfactory. यहाँ पे देखिए कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स जो है वो होना चाहिए. क्वालिटी मेजर करने के लिए इट शुड बी मेजर्ड इन अ नंबर. तो वो नंबर क्या है एंड व्हाट आर द डिफरेंट पैरामीटर्स टू मेजर द क्वालिटी ऑफ रिसर्च, वो हम इस सेशन में सुनेंगे. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिसर्च इम्पैक्ट? रिसर्च इम्पैक्ट इज द इफेक्ट research has beyond academia. When the knowledge generated by our research contributes to, benefits, and influences society, culture, environment, and the economy, it is said to have research impact. देखिए ये जो डेफिनेशन है रिसर्च इम्पैक्ट की, इसमें हर एक वर्ड जो है नापा तोला है, हर एक वर्ड का अपना एक खुद का मीनिंग है. देखिए हमारे रिसर्च से जो भी नॉलेज जनरेट होता है वो कंट्रीब्यूट और बेनिफिट करता है, इन्फ्लुएंस करता है हमारी सोसाइटी, कल्चर, एनवायरनमेंट एंड इकोनॉमी को. तब हम कहते हैं कि यस, हमारे रिसर्च का कुछ इम्पैक्ट हुआ है. नाउ हाउ दिस रिसर्च इम्पैक्ट कैन बी मेजर्ड? सबसे पहली चीज है कि साइटेशंस इम्पैक्ट जो है एंड इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज है, तो उससे आप मेजर कर सकते हो. देन जर्नल इम्पैक्ट है, बुक इम्पैक्ट है और इंडिविजुअल रिसर्च इम्पैक्ट भी होता है एंड मेजरमेंट ऑफ एस्टीम्स. तो ये सब पैरामीटर्स के द्वारा हम रिसर्च इम्पैक्ट को मेजर कर सकते हैं. नाउ वी विल सी वन बाय वन विथ एग्जांपल्स. See, citation means what? Citation means I have written one article and my friend, he has referred to my article in his paper, okay? और उन्होंने मुझे साइट किया है, यानी मेरा आर्टिकल का रेफरेंस दिया है. दैट मीन्स मेरा साइटेशन एक हो गया. तो ऐसे आपको इंडिविजुअल साइटेशंस कितने हैं तो उसको मेजर करने के लिए कुछ डेटाबेस सर्विसेज अवेलेबल है. देखिए यहाँ पे जो पहले 4 सर्विसेज है वो हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. The very first one is Scopus.
second one is Web of Science, third one is Google Scholar, एंड फोर्थ वन इज इंडियन साइटेशन इंडेक्स। तो ये चारों के बारे में कुछ जानकारी अभी हम इस सेशन में लेंगे। नाउ यू हैव लर्नड अबाउट स्कोपस। ये स्कोपस का आपको पेज दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर जाएंगे आप तो यहाँ पे आपको कंटेंट कवरेज गाइड दिखेगा। देन सोर्स लिस्ट, आपको कौन से जर्नल्स इंडेक्स्ड है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। कुछ बुक्स टाइटल्स को भी स्कोपस इंडेक्स करता है, वो आपको यहाँ से मिलेगा। एंड स्कोपस क्या करता है कि कुछ जर्नल्स को डिसकंटिन्यू भी करता है अगर उनकी क्वालिटी हैम्पर होती है तो डिसकंटिन्यूड सोर्सेस लिस्ट भी आपको यहाँ से मिलेगी। दूसरी चीज यहाँ पे ऑथर सर्च है। अगर आपके कुछ पेपर्स इसमें है तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसमें आप ऑथर आप खुद के नाम से सर्च कर सकते हैं। देखिए स्कोपस में क्या क्या इंडेक्स किया जाता है। स्कोपस में तकरीबन 25,100 जर्नल्स को इंडेक्स किया गया है। उसमें से 23,452 जर्नल्स जो है पीयर रिव्यूड जर्नल्स है एंड 5,500 फुल्ली ओपन एक्सेस जर्नल्स है। 294 ट्रेड पब्लिकेशंस को ये इंडेक्स करता है, ओवर 852 बुक सीरीज एंड ओवर 9.8 मिलियन कॉन्फ्रेंस पेपर्स फ्रॉम ओवर 1,20,000 वर्ल्ड वाइड इवेंट्स को ये इंडेक्स करता है। उसके बाद में थोड़ा आगे जाएंगे, जैसे कि मैंने कहा यू कैन डू द ऑथर सर्च, यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे मैंने मेरा खुद का नाम यहाँ पे दिया तो मेरे 9 पेपर्स जो है वो स्कोपस इंडेक्स जर्नल्स में है। वो बता रहा है कि ये 9 पेपर्स को कितने साइटेशंस मिले एंड एज पर स्कोपस मेरा खुद का एच इंडेक्स 3 है ऑथर। ये पूरे पेपर्स आप देख सकते हो, लिस्ट ऑफ पेपर्स। तो इस प्रकार से आपका भी प्रोफाइल यहाँ पे आ जाएगा। सपोज यू वांट टू सर्च दिस स्कोपस पेज बाय सब्जेक्ट, आपको देखना है कि आपके विषय के कितने जर्नल स्कोपस में इंडेक्स्ड है। तो आप यहाँ पे सब्जेक्ट जो है चूज कर सकते हो। जैसे मैंने सोशल साइंसेस में जाके यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस को क्लिक किया तो मुझे 289 रिजल्ट्स है, मीन्स वर्ल्ड वाइड 289 जर्नल्स फ्रॉम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस आर इंडेक्स्ड इन स्कोपस। और ये स्कोपस का जो पेज है वो आपको साइट स्कोर बताता है। साइट स्कोर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी सब्सिक्वेंट स्लाइड्स में। जैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर जर्नल जो है उसका साइट स्कोर है 8.81। इट इज जस्ट लाइक इम्पैक्ट फैक्टर, लेकिन स्कोपस इम्पैक्ट फैक्टर ये टर्मिनोलॉजी नहीं यूज करती है और वो साइट स्कोर को यूज करती है। यहाँ पे देखिए 2018 में कितने साइटेशंस उसको मिले ये जर्नल को, देन इसमें कितने डॉक्यूमेंट्स पिछले 3 साल में पब्लिश हुए हैं। उसके बाद में आप यहाँ पे देखेंगे SNIP क्या है, SJR क्या है। देखिए ये जो वैल्यूज है SNIP SJR, ये हमारे नैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, राइट। ये वैल्यूज अगर आपके पब्लिकेशंस इसमें है तो ये वैल्यूज आप इजीली स्कोपस के पेज से डाउनलोड कर सकते हो। नाउ आई एम कमिंग टू साइट स्कोर, मतलब इम्पैक्ट फैक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है स्कोपस जर्नल्स का। सी दिस इज जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट। इट इज वन ऑफ द जर्नल विच इज इंडेक्स्ड इन स्कोपस। सपोज हमें 2018 का इस जर्नल का साइट स्कोर कैलकुलेट करना है तो आपको पिछले 3 साल का डाटा लगेगा, यानी 2018 के पहले 3 साल, यानी 2015, 16, 17, 15, 16, 17 में 3 साल में कितने पेपर्स इसमें पब्लिश हुए। तो ये पिछले 3 साल में 84 पेपर्स इसमें पब्लिश हुए हैं और ये 3 साल में 2018 तक ये 84 डॉक्यूमेंट्स को 635 साइटेशंस मिले, राइट। तो 635 डिवाइडेड बाय 84 दैट कम्स टू 7.56। ये साइट स्कोर हुआ जर्नल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फॉर द ईयर 2018। और ये साइट स्कोर जो है ये फ्लक्चुएट होता ही रहता है हर साल, क्योंकि नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स और नंबर ऑफ साइटेशंस ये बदलते रहते हैं। So this is how the site score is calculated. It is one of the measurement tool for the measurement of quality of your research. इतना समझा सबको?
Yes, anybody can respond. हाँ मैडम समझा। Okay, आगे चलते हैं. Now I am coming to second database, that is Web of Science. It is also citation measuring database. आप यहाँ पे देख सकते हो उसका जो पेज है आप यहाँ पे देखेंगे. इसमें भी आप मास्टर जर्नल लिस्ट, यहाँ से आपको पूरी जर्नल्स की लिस्ट मिल जाएगी जो इंडेक्स्ड है वेब ऑफ साइंस में. और एक चीज मैं आप सबको बता दूं कि ये वेब ऑफ साइंस का सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारे यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में है. तो आप वहां पे अगर मेंबर है तो यू कैन एक्सेस दिस वेब ऑफ साइंस. ओके, यू कैन आल्सो सर्च सब्जेक्ट वाइज, you can also search your topic wise journals in web of science. Now मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से सर्च किया, मुझे कुछ जर्नल्स जो है वो यहाँ पे रिट्रीव हुए. सो दिस इज ऑल्सो अ सिलेक्शन टूल, क्योंकि यूजीसी रिकमेंड्स दैट यू शुड पब्लिश योर पेपर्स इन यूजीसी केयर लिस्टेड जर्नल्स. सो ग्रुप 2 जर्नल्स जो है वो आपको यहाँ से मिलेंगे. नाउ Google Scholar, that is the scholarly part of Google search engine. So Google Scholar भी एक सर्विस आपको देता है जिसका नाम है माई साइटेशन, गूगल माई साइटेशन सर्विस. ओके, नाउ यू कैन सी ओवर हियर गूगल का पेज आप देखेंगे और गूगल स्कॉलर का पेज आपको आप देखेंगे तो उसमें काफी अंतर है. यहाँ पे देखिए ये 3 लाइन्स है. ये कभी आपने देखी है क्या? ये 3 लाइन्स में काफी सारी यूटिलिटीज उन्होंने दी हुई है. वो कौन सी है वो हम देखेंगे. देखिए गूगल स्कॉलर की एक खासियत है, जैसे मैंने मेरा नाम गूगल स्कॉलर में दिया तो मेरे जितने पेपर्स गूगल में हैं वो सब मुझे यहाँ पे रिट्रीव हो गए. और दूसरी चीज, वो कितनी बार साइट हुआ है वो भी साइटेशन नंबर वो आपको देता है. इतना ही नहीं, तो आप अगर ये साइटेड बाय 27 पे क्लिक करेंगे तो कौन सी जगह आपका पेपर साइट किया गया है वो भी आपको दिखता है. यानी आप एक क्वालिटी जो है आपके पेपर की वो असेस कर सकते हो यहाँ पे. अभी देखिए ये जो गूगल स्कॉलर माई साइटेशन सर्विस है उसमें मैंने मेरा खुद का अकाउंट खोला है. उसके लिए आपको जीमेल में ईमेल होना जरूरी होता है. दूसरी चीज, नाउ अडेज वो सिर्फ जीमेल से नहीं लेता है, उसको इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी लगता है. तो आप इंस्टीट्यूशनल ईमेल आईडी से यहाँ पे खुद का अकाउंट खुलवा सकते हो. अभी यहाँ पे आप देखेंगे कि एज पर गूगल स्कॉलर मेरा जो 20 पेपर्स है इसमें मेरा एच इंडेक्स जो है वो 7 है और मेरा I10 इंडेक्स जो है 6 है. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दिस I10 इंडेक्स एंड एच इंडेक्स? ओके, I10 इंडेक्स का मतलब ये होता है कि जैसे मेरे मेरा ये पेपर 10 से ज्यादा बार साइट हुआ है, दूसरा पेपर 24 टाइम्स मीन्स 10 से ज्यादा बार, थर्ड जो पेपर है वो 20 टाइम्स हुआ है. मतलब ऐसे आपके कितने पेपर्स है जिसको 10 से ज्यादा साइटेशंस मिले हैं. तो मेरे ऐसे 6 पेपर है जिसको 10 से ज्यादा साइटेशंस मिले हैं. दैट इज वाई माई I10 इंडेक्स इज 6 अकॉर्डिंग टू गूगल स्कॉलर माई साइटेशन सर्विस. राइट, आगे चलते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एच इंडेक्स? Now, according to Google Scholar, my H index is 7. How it can be calculated? अभी मैं आपको एक चीज बताती हूँ. एक काम कीजिए, सपोज आपने अभी तक 10 आर्टिकल्स जो है वो लिखे हैं, राइट? तो आप यहाँ पे लिख दीजिए उसके साइटेशंस कितने. सपोज पहले आर्टिकल को 15 साइटेशन मिले, दूसरे को 16 मिले, तीसरे को 8 मिले, चौथे को 13 मिले, ऐसे. और सिर्फ ये कॉलम जो है, ये कॉलम इसको ऐसे ही रहने दीजिए. ये जो कॉलम है इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दीजिए, राइट? तो मेरा एक पेपर को 20 यानी 1 से ज्यादा साइटेशन है, 2 पेपर को 2 से ज्यादा साइटेशन है, तीसरे पेपर को 3 से ज्यादा साइटेशन है, चौथे पेपर को 4 से ज्यादा साइटेशन है, पांचवें पेपर को 5 से ज्यादा साइटेशन है, छठवें पेपर को 6 से ज्यादा साइटेशन है, सातवें पेपर को 7 से ज्यादा साइटेशन है. लेकिन मेरा 8वां पेपर जो है उसको 8 से ज्यादा साइटेशन नहीं है. दैट मीन्स मेरा सफर यहीं पे थम जाता है जब तक इसको 8 से ज्यादा साइटेशंस नहीं आते. तो मेरा एच इंडेक्स है 7.
मीन्स मेरे 7 पेपर्स इंडिविजुअली 7 या 7 से ज्यादा टाइम्स साइट किए गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज एच इंडेक्स। ये समझा सबको? एच इंडेक्स में किसी को कोई प्रॉब्लम है? किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? शायद नहीं। आगे चलते। अभी देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे बताई थी कि 3 लाइन्स है, तो उसमें एक टूल छुपा हुआ है। आप जब इसको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे टॉप पब्लिकेशंस आएंगे। अभी यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज दिए हैं। मैंने सोशल साइंसेस को क्लिक किया। नाउ वो सोशल साइंसेस में इतने सारे जर्नल्स है, उसका रैंकिंग किया गया है उन्होंने H5 इंडेक्स के अनुसार। मतलब सोशल साइंसेस में अकॉर्डिंग टू गूगल स्कॉलर, जर्नल ऑफ बिजनेस एथिक्स इज द टॉप मोस्ट जर्नल एज पर द क्वालिटी ऑफ द जर्नल। सेकेंड नंबर पे ये आता है, तीसरे नंबर पे ये आता है। सो यू कैन सिलेक्ट द जर्नल थ्रू दिस। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सोशल साइंसेस में यहाँ पे लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, इसको मैंने क्लिक किया तो गूगल स्कॉलर बता रहा है कि हमारे विषय में टॉप मोस्ट जर्नल जो चल रहा है, इट इज जर्नल ऑफ द एसोसिएशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका H5 इंडेक्स है 60, राइट। तो सेकंड नंबर पे साइंटोमेट्रिक्स है, थर्ड में जर्नल ऑफ इंफोमेट्रिक्स है। सो दिस इज ऑल्सो सर्व्स एज द सिलेक्शन टूल फॉर द जर्नल्स। आपको अगर अच्छे जर्नल में पेपर भेजने की इच्छा है तो आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हो। Now I am coming to the fourth citation measuring database, and that is Indian Citation Index। देखिए, ये इंडियन साइटेशन इंडेक्स का ये पेज है। यहाँ पे आपको सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया से पब्लिश होने वाले जर्नल्स जो है वो ये इसमें इंक्लूड किए गए, इंडेक्स किए गए हैं। इट इज कंपैरेटिवली अ न्यू सर्विस। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, दीज आर द सर्च पैरामीटर्स आर गिवन ओवर हियर। अभी ये जो इंडियन साइटेशन इंडेक्स है, उसमें सब्जेक्ट वाइज कितने जर्नल्स को इंडेक्स किया गया है आप यहाँ पे देख सकते हो। जस्ट टेक अ लुक। जैसे एग्रीकल्चर रिलेटेड 87 जर्नल्स है, एंथ्रोपोलॉजी के 7 जर्नल्स है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज के 7 जर्नल्स है। ऐसे ही आप आपका विषय यहाँ पे ढूंढ लीजिए। जैसे हमारा जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, उससे रिलेटेड 16 जर्नल्स जो है उनको इन्होंने इंडेक्स किया हुआ है। अभी ये जो इंडियन साइटेशन इंडेक्स है, वो जर्नल में से कौन से सेक्शंस को इंडेक्स करता है? तो रिसर्च आर्टिकल्स, रिव्यू आर्टिकल्स, शॉर्ट और ब्रीफ कम्युनिकेशंस, एडिटोरियल, लेटर टू एडिटर, रिसर्च नोट्स, केस स्टडीज, केस रिपोर्ट्स, ओपिनियन पेपर्स एंड ऑब्जर्वेशंस को ये इंडेक्स करता है। और एडवर्टीजमेंट्स, डाइजेस्ट्स, ऑबिचुरीज, बुक रिव्यूज, न्यूज एंड व्यूज, अनाउंसमेंट्स एंड फ्रॉम द डेस्क को ये इंडेक्स नहीं करता है। अभी ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आता है, अगर आप इसमें दिस इज सब्सक्रिप्शन बेस्ड डेटाबेस, लेकिन आप अगर इसमें रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको कभी कभी गेस्ट एक्सेस भी दिया जाता है। जब आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपके लिए ये सब सर्विसेज खुल जाती है। दैट इज सिंपल सर्च, एडवांस सर्च, इंस्टीट्यूशन एनालाइजर, डेटा कंपेयर, जर्नल एनालाइजर, देन सर्च हिस्ट्री, मार्क्ड रिकॉर्ड्स एंड साइटेड रेफरेंसेस सर्च। ये सब सर्विसेज आपके लिए खुल जाती है। जैसे मैंने यहाँ पे बिब्लियोमेट्रिक ये कीवर्ड दिया और वो टॉपिक में आना चाहिए, तो मुझे ये रिजल्ट्स आए, 93 रिजल्ट्स आए। मतलब आर्टिकल्स रिट्रीव हुए यहाँ में से। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये सबसे पहला आर्टिकल है। इसमें टाइम्स साइटेड, मतलब ये आर्टिकल 6 लोगों ने साइट किया है, उसका साइटेशन काउंट है 6। और ये ऑथर ने उनके पेपर में 14 आर्टिकल्स का रेफरेंस दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको एक शॉर्ट एंट्री आती है, फिर इसको आप पूरी एंट्री को इस प्रकार से देख सकते हो। जैसे यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में पूरी बिब्लियोग्राफिक इंफॉर्मेशन होती है, उसको वो पेपर को कितने साइटेशंस मिले वो होता है, ये पेपर में कितने रेफरेंसेस इंक्लूड किए गए वो होता है, फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट आपको मिलता है। और अगर वो ओपन एक्सेस जर्नल है तो आपको फुल आर्टिकल भी यहाँ से मिल जाएगा।
और यहाँ पे देखिए आप, ये जो साइटेशंस मिले हैं वो कब कब और कैसे कैसे मिले हैं उसका साइटेशन काउंट भी आपको यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है। देखिए ये वो आर्टिकल है जो मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद में उन्होंने दिए गए जो रेफरेंसेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो 14 रेफरेंसेस दिए हैं वो अब भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और इस प्रकार से साइटेड रेफरेंसेस सर्च कर सकते हो, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को आप सर्च कर सकते हो। एंड ये साइटेशन के रिपोर्ट्स देखिए इतने ब्यूटीफुली इसमें से निकल जाते हैं। और रिफाइन सर्च का ऑप्शन है, रिफाइन विद इन इंस्टीट्यूट का ऑप्शन है, प्रीवियस सर्चेस को भी आप नेविगेट कर सकते हो। और 3 स्पेशल सर्विसेज ये देता है, इंस्टीट्यूशनल एनालाइजर, डेटा कंपेरर एंड जर्नल एनालाइजर। ये जो इंस्टीट्यूशन एनालाइजर है इसमें सपोज आईसीएआर की कितनी इंस्टीट्यूट्स है इंडिया में और उनका रिसर्च परफॉर्मेंस क्या है, वो अगर आपको देखना है तो इस प्रकार का सर्च वो करके देता है आपको। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे उनके अंतर्गत आने वाले जो भी इंस्टीट्यूट्स है तो उसको देखा तो वो रैंकिंग करके देता है। जैसे IARI से 4411 आर्टिकल्स जो है पब्लिश हुए हैं ऐसे जर्नल्स में जो इंडेक्स्ड है इंडियन साइटेशन इंडेक्स में। सेकंड नंबर पे वेटरनरी रिसर्च है, थर्ड नंबर पे डेयरी रिसर्च है। तो ऐसे आप इंस्टीट्यूट का परफॉर्मेंस जो है वो कंपेयर कर सकते हो कोई भी, राइट। और वो कंपेयर होने के बाद में आपको ईयर वाइज भी उसके पूरे साइटेशन रिपोर्ट्स मिलेंगे। और यहाँ पे देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आपको वो देता है। दूसरा है डेटा कंपेरर। डेटा कंपेरर में जैसे आपको 5 यूनिवर्सिटीज का कुछ क्लस्टर करना है या कुछ आपका दिमाग में प्लान्स है तो आप यहाँ से 5 यूनिवर्सिटीज को आप सिलेक्ट कर सकते हो और अकॉर्डिंग टू इंडियन साइटेशन इंडेक्स यू कैन सी व्हाट इज देयर रिसर्च परफॉर्मेंस। जैसे ये यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस धारवाड़ है तो उनके साइंटिस्ट के 2511 आर्टिकल्स पब्लिश हुए इन जर्नल्स में जो ICI इंडेक्स किया है। तो इस प्रकार से परफॉर्मेंस वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखिए ये एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशंस में मैंने ये धारवाड़ का, देन पंतनगर, उसके बाद में आप देखेंगे गोविंद वल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर हिसार, ये सिलेक्ट किया। ये सिलेक्ट करने के बाद में वो उनका जो परफॉर्मेंस है रिसर्च परफॉर्मेंस वो यहाँ पे रैंकिंग करके वो इंस्टीट्यूट्स को वो देता है। और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए अलग अलग इसमें ईयर वाइज भी उनका परफॉर्मेंस क्या रहा ये पूरे डिटेल्स वो आपको देता है। तीसरा है जर्नल एनालाइजर। सपोज मुझे एक पर्टिकुलर जर्नल का पूरा पिछले 10 साल का जो भी रिकॉर्ड है वो अगर देखना है तो आप यहाँ से जर्नल को सिलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट वाइज भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे करंट साइंस नाम का जर्नल जो है उसका परफॉर्मेंस मुझे देखना है पिछले 10 साल का। तो इसको मैं अगर क्लिक करती हूँ तो देखिए इस प्रकार से वो बता रहा है कि 2004 में इतने आर्टिकल्स पब्लिश हुए, उसको इतने साइटेशंस मिले, उसमें से सेल्फ साइटेशंस इतने होते हैं और JCI जर्नल साइटेशन इंडेक्स क्या है उसका, तो वो अभी आपको मिलेगा। तो इस प्रकार से आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद में अगर आपको सर्च करना है तो 3 स्टेप में सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस लिया, उसमें एकेडमिक लाइब्रेरीज लिया, एकेडमिक लाइब्रेरीज में भी कॉलेज लाइब्रेरी लिया। तो कॉलेज लाइब्रेरी पे कितने आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हुए हैं तो वो सब आपको यहाँ पे वो देता है। जो साइटेड रेफरेंसेस है तो उसमें भी आप सर्च कर सकते हो। और जैसे आपके क्वेरीज है कि सबसे ज्यादा साइटेशन लेने वाला ऑथर कौन सा है, सबसे ज्यादा साइटेशंस कौन से जर्नल को मिला है, तो उस प्रकार की क्वेरीज भी आपकी यहाँ पे फुलफिल होती है कि टॉप मोस्ट साइटेड ऑथर कौन सा है। तो यू कैन सर्च हमारे विषय में टॉप मोस्ट साइटेड ऑथर कौन सा है तो वो भी आपको यहाँ से मिलता है, राइट। उसके बाद में प्रोक्वेस्ट है, उसके बाद आप देखेंगे ओविड है, लेकिन ये हमें ज्यादा काम के नहीं है।
हमें काम पड़ता है वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, गूगल स्कॉलर एंड इंडियन साइटेशन इंडेक्स का। तो ये चीजें आप ध्यान में रखिए। नाउ आई एम कमिंग टू इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज। अभी इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है जर्नल का? इम्पैक्ट फैक्टर, ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये स्कोपस साइट स्कोर यूज करता है, वेब ऑफ साइंस इम्पैक्ट फैक्टर टर्मिनोलॉजी यूज करती है। नाउ वी विल सी हाउ द इम्पैक्ट फैक्टर इज कैलकुलेटेड, जो वेब ऑफ साइंस का हम कहते हैं, बाकी भी सर्विसेज का हम कहते हैं। तो उसके लिए जिस साल का इम्पैक्ट फैक्टर आपको कैलकुलेट करना है, उसके पिछले 2 साल की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए। जैसे सेल नाम का जर्नल है और उसका 2009 ईयर का इम्पैक्ट फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें डेटा कौन सा लगेगा कि ये जो पिछले 2 साल है, 2007 और 2008, इसमें साइटेबल आइटम्स कितने हैं, मतलब कितने आर्टिकल्स पब्लिश हुए, राइट? तो वो आपको चाहिए। और ये साइटेबल आइटम्स को 2018 2009 तक कितने साइटेशंस मिले हैं, कितने लोगों ने उनको साइट किया है, तो ये डाटा आपको लगता है। अभी देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे कि 2009 में, मतलब 2009 का सेल नाम के जर्नल का अगर इम्पैक्ट फैक्टर करना है, तो मुझे 2008 और 2007 का डेटा लगेगा, पिछले 2 साल का। 2008 में 343 पेपर्स पब्लिश हुए उसमें सेल में, और 2007 में 366 पेपर्स पब्लिश हुए, टोटल आती है 709। और 2008 में ये पूरे 709 पेपर्स को 9533 साइटेशंस मिले हैं। 2007 में 12554 मिले हैं, दैट कम्स टू 22,087। 22,087 divided by 709, that comes to 31.152. It is the impact factor of cell for the year 2009, right? So this is actually the impact factor. Now there are so many services जो आपको impact factor provide करती है, लेकिन पहले क्या था, 2007 2017-18 तक क्या था कि कोई भी इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस का इम्पैक्ट फैक्टर रहा तो आपको एडिशनल मार्क्स का बेनिफिट मिलता था। लेकिन अभी 2018 का जो यूजीसी का डायरेक्शन आया है नया, तो उसमें उन्होंने कहा है कि आपको केवल स्कोपस और वेब ऑफ साइंस के लिए ही एडिशनल मार्क्स मिलेंगे, बाकी कोई भी सर्विसेज के लिए आपको नहीं मिलेंगे। अभी देखिए, देर आर सो मेनी सर्विसेज, मैं आपको कुछ कुछ बताने जा रही हूँ। वन इज IIFS, दैट इज इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस। देन इंटरनेशनल सर्विसेज फॉर इम्पैक्ट फैक्टर एंड इंडेक्सिंग, ISI-FI। देन यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर, देखिए ये नांदेड़ से या फिर औरंगाबाद, ये सब जगह से कुछ जर्नल्स पब्लिश होते हैं, उनको UIF होता है। जब कभी भी आपके रिज्यूम में आप इम्पैक्ट फैक्टर लिखते हो, तो उसके पहले आपको कौन से सर्विस का इम्पैक्ट फैक्टर है वो देखना जरूरी है। देखिए, आपको बहुत सारे मेल आते होंगे, अवर जर्नल जो है हमारा जर्नल, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 5.8 है, आप हमारे जर्नल के लिए पेपर भेजिए। तो आपको सबसे पहले देखना है कि वो इम्पैक्ट फैक्टर जो क्लेम कर रहा है वो कौन सी सर्विस का है, राइट? इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज फॉर इंटरनेशनल जर्नल्स, IFSIJ, ये भी एक है। देर इज वन मोर, दैट इज इंडेक्स कोपरनिकस। तो ये इंडेक्स कोपरनिकस जो है वो इम्पैक्ट फैक्टर शब्द नहीं यूज करता, उसका खुद का कैलकुलेशन करके वो IC वैल्यू देता है हर जर्नल को। देन नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, नास रेटिंग, देखिए इनका जो इम्पैक्ट फैक्टर होता है वो एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट के प्रमोशंस के लिए यूज किया जाता है, और बेस जो है वो ISI इम्पैक्ट फैक्टर, यानी वेब ऑफ साइंस का जो इम्पैक्ट फैक्टर है उसको बेस लिया जाता है। उसके बाद में GIF, दैट इज ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर, कॉस्मोस इम्पैक्ट फैक्टर, ये बहुत सारी सर्विसेज है। अभी देखिए, जब मैंने ये इंटरनेशनल इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज को खोला, ये उनका होम पेज है। यहाँ पे मैसेज आ गया, अलर्ट 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 अलर्ट।
This is to inform you that somebody is using our name, that is International Impact Factor Services, to deposit the fee for Impact Factor, and he is saying that he show your Impact Factor in our website, but do not reply those mails. If you answer those mails, you will be responsible for that. देखिए यहीं से शुरू होता है डाउट. अभी यहाँ पे देखिए ये लिंक्स दिए हुए हैं. यहाँ पे देखिए इवैल्यूएशन का स्पेलिंग गलत है, मेथोडोलॉजी का स्पेलिंग गलत है. तो जब ये मेन लिंक्स में इतनी गलतियां है तो वो सर्विस के ऊपर में क्वेश्चन मार्क्स तो निश्चित ही लगना चाहिए. ये ISI-FI का है. इसमें कौन से जर्नल्स इंडेक्स हो रहे हैं वो आप यहाँ से देख लेंगे. ये जो है वो यूनिवर्सल इम्पैक्ट फैक्टर का पेज है. दिस इज IFSIJ. और इंडेक्स कोपरनिकस का जो मैंने कहा, तो ये भी एक सर्विस है. और सपोज दिस इज द जर्नल और उसको साइटेशंस मिले 245 और ICV यानी इंडेक्स कोपरनिकस वैल्यू फॉर 2019 इज 154.27. यानी इनका अलग ही कैलकुलेशन है और अलग ही वैल्यू है. उसके बाद में आगे चलते हैं. दिस इज नास का रेटिंग. ये जो है ये वेब ऑफ साइंस के इम्पैक्ट फैक्टर पे ही आधारित उनका कैलकुलेशन रहता है. सो दिस इज ऑल्सो ऑथेंटिक, बट दिस इज फॉर एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट्स. देन दिस इज द पेज ऑफ ग्लोबल इम्पैक्ट फैक्टर. यू कैन सी इसमें आप आपके विषय के कौन से जर्नल्स है वो देख सकते हो. ओके. उसके बाद में दिस इज कॉस्मोस. हमारे महाराष्ट्र से पब्लिश होने वाले बहुत से जर्नल्स जो है कॉस्मोस में इंडेक्स्ड है. ओके. ये देखिए ये पूरी लिस्ट है उन कॉस्मोस में इंडेक्स्ड जर्नल्स की. देन देयर इज वन मोर, दैट इज जनरल इम्पैक्ट फैक्टर सर्विस एंड साइंटिफिक जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर SJIF. वो क्लेम कर रहा है कि 19,000 जर्नल्स को इंडेक्स कर रहा है. देखिए एक स्कॉलरली ब्लॉग था जहाँ पे एक्सपर्ट्स लोग एक साथ आए और उन्होंने ये जो बोगस इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज है उसके ऊपर चर्चा की. देखिए उन्होंने क्या कहा, द प्रोलिफरेशन ऑफ प्रेडेटरी ओपन एक्सेस पब्लिशर्स हैज क्रिएटेड सेवरल न्यू एंड एक्सपैंडिंग मार्केट्स. अभी उन्होंने ये पब्लिशिंग इंडस्ट्री को मार्केट कहा है सीधा सीधा. वन ऑफ दिस इज द मार्केट फॉर जर्नल रैंकिंग्स. ओके. अभी क्या करते हैं, ये जो प्रीडेटरी पब्लिशिंग जो होता है उसमें बहुत सारे जगह पे आप देखेंगे कि देखिए जब हम लोग पब्लिश करते थे, मुझे याद नहीं आता कि कभी मैंने जर्नल को पैसे दिए, राइट, ऑथर फीस दिया, मुझे नहीं याद आता. लेकिन ये 2009 के बाद में ये जर्नल्स ने काफी सारे पैसे जो है ऑथर से लेना शुरू किया और ओपन एक्सेस में पब्लिश करते हैं वो, और ई फॉर्म में होता है एंड दे चार्ज मनी फ्रॉम द ऑथर एज आर्टिकल प्रोसेसिंग फी. अभी इन्होंने स्टडी किया, चर्चा किए और कुछ इम्पैक्ट फैक्टर सर्विसेज जो है उसको बोगस करार कर दिया. उन्होंने ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इसके बारे में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे. अभी देखिए ये ग्लोबल शब्द को अगर आप हटा देते हो तो इंस्टीट्यूट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दैट इज ISI, थॉमसन एंड रूटर जो कंपनी है, उन्होंने वेब ऑफ साइंस, पहले क्या होता था कि साइंस साइटेशन इंडेक्स, सोशल साइंस साइटेशन इंडेक्स, ह्यूमैनिटीज एंड आर्ट्स साइटेशन इंडेक्स, ये सब प्रिंट फॉर्मेट में पब्लिश होती थी पहले. बाद में 1990s के करीब में इसको थॉमसन एंड रूटर कंपनी ने टेक ओवर किया. ये ISI का अस्तित्व खत्म हो गया और उन्होंने टेक ओवर करके उसको ऑनलाइन कर दिया, राइट. तो ये जो थॉमसन एंड रूटर का दैट इज वेब ऑफ साइंस का जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ISI इम्पैक्ट फैक्टर के नाम से अभी भी जाना जाता है. जब भी वेब ऑफ साइंस का इम्पैक्ट फैक्टर आप लिखते हो उसके पहले ISI इम्पैक्ट लिखना बहुत आवश्यक होता है. अभी इन्होंने केवल उसमें ग्लोबल शब्द ऐड कर दिया. अभी कमेंट्स क्या है एक्सपर्ट्स के, दिस बोगस ऑर्गेनाइजेशन is an obvious appropriation of the former Institute for Scientific Information, that is ISI, which no longer exists. Its journal impact factor was taken over by Thomson and Reuters.
I think this operation is based in India, but they provide no location information on their website, and their domain name information is blocked, right? सो इस प्रकार से आपको इम्पैक्ट फैक्टर भी कौन से चलते हैं वो आपको ध्यान में रखना चाहिए, और आप मिसगाइड मत होइए। अभी जर्नल को इवेल्युएट करने के लिए भी कुछ टूल्स है, जैसे जर्नल साइटेशन रिपोर्ट, जेसीआर जिसे हम कहते हैं। ये वेब ऑफ साइंस जो है वो हर साल जेसीआर पब्लिश करता है। उसमें उस साल कौन से टॉप मोस्ट जर्नल थे हर विषय में, ऐसी रैंकिंग आपको मिलती है, अलॉन्ग विथ उनके इम्पैक्ट फैक्टर क्या थे, कितने साइटेशंस थे, कितने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए उस साल में, ये सब इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। स्कोपस का भी जर्नल एनालाइजर रिपोर्ट रहता है। स्कोपस डेटाबेस पे आधारित एक स्कीमेगो जर्नल एंड कंट्री रैंक है, एसजेआर। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल सर्विस, वंडरफुल सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलती है। वैसे स्कोपस सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, वेब ऑफ साइंस भी सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, लेकिन स्कोपस डेटाबेस पे आधारित ये जो स्कीमेगो जर्नल एंड कंट्री रैंक सर्विस है, एसजेआर एंड एसएनआईपी, ये टोटली फ्री सर्विसेज है। वो कहाँ से आपको लेना है वो मैं अभी बताऊंगी। देर आर अदर जर्नल रैंकिंग सिस्टम्स ऑल्सो, बट दीज 4 थिंग्स जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी ये जो थॉमसन एंड रूटर है जो जर्नल साइटेशन रिपोर्ट हर साल पब्लिश करता है, एंड दैट इज आल्सो सब्सक्रिप्शन बेस्ड, उसके लिए अलग कॉस्ट देनी पड़ती है। ये 2019 का एक जस्ट सैंपल करके मैंने यहाँ पे लाई हूँ। आप देखेंगे कि इसमें हर विषय में रैंक्ड जर्नल्स होते हैं, उनके इम्पैक्ट फैक्टर्स होते हैं, साइटेड हाफ लाइफ होता है, इमीडिएसी इंडेक्स होती है। तो इस प्रकार से टोटल साइट्स कितने हैं, जर्नल इम्पैक्ट फैक्टर है। तो ये पूरा वेब ऑफ साइंस में टॉप मोस्ट जर्नल जो है वो कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस है। तो ये सब डेटा जो है वो आपको यहाँ से मिलता है। स्कोपस का भी जर्नल एनालाइजर होता है। आप यहाँ पे जर्नल एनालाइजर में जाके उसके जो पैरामीटर्स है वो ले सकते हो। अभी ओपन एक्सेस में स्कोपस डेटाबेस पे आधारित एक सर्विस है, दैट इज कॉल्ड एज स्कीमैगो जर्नल एंड कंट्री रैंक। तो यहाँ पे जर्नल की रैंकिंग्स दी जाती है, कंट्रीज की भी रैंकिंग्स आपको यहाँ पे मिलती है। जैसे स्कोपस में आप देखेंगे कि कैंसर जर्नल फॉर क्लिनिशियंस ही टॉप मोस्ट पोजीशन पे है। अभी वो आपको क्या देता है, तो यहाँ पे एसजेआर वैल्यू देता है। अभी यहाँ पे देखिए ग्रीन कलर में Q1 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 देखा है। तो ये Q1 क्या है, तो उसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताऊंगी। फिर वो हर जर्नल का एच इंडेक्स देता है, टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने पब्लिश हुए वो देता है, उस साल में, पिछले 3 साल में कितने हुए, 2018 में कितने उसके टोटल रेफरेंसेस थे, टोटल साइट्स 3 साल के कितने हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन वो देता है, कौन से कंट्री से वो पब्लिश होता है। तो ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आप स्कोपस का ले सकते हो। अभी देखिए मैंने सोशल साइंस क्लिक किया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस क्लिक किया, मैंने कंट्री सिलेक्ट नहीं की, टाइप भी सिलेक्ट नहीं किया, और ईयर सिलेक्ट किया 2018। तो देखिए 2018 में स्कोपस में ये इतने सारे लाइब्रेरी साइंस के जर्नल्स इंडेक्स थे, उनका पूरा इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल गया। अभी मैंने क्या किया, सोशल साइंसेस, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और कंट्री इंडिया चुना, और 2018 में मेरे विषय के केवल 3 ही जर्नल्स जो इंडिया से पब्लिश होते थे वो स्कोपस में इंडेक्स्ड है, और वो भी Q1 में नहीं है, Q2 Q3 Q4 में है। अभी ये डेसीडॉक जर्नल को मैं क्लिक करती हूँ तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन आती है, और ये जर्नल का एच इंडेक्स जो है स्कोपस का वो 8 है, राइट। उसके बाद में ईयर वाइज कितने साइटेशंस मिले, कितने डॉक्यूमेंट्स थे, ऐसे पूरे रिपोर्ट्स जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से जनरेट होते हैं। देखिए नैक के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये सब अगर आप देखें, आपके टीचर्स का जो रिसर्च है उसको हाईलाइट करेंगे इस प्रकार से रिपोर्ट्स से, तो काफी वेटेज एक लुक में उनके ध्यान में आ जाएगा। ये दूसरा जर्नल है, उसका एच इंडेक्स 9 है, उसके भी ये ईयर वाइज रिपोर्ट्स है।
अभी देखेंगे कि स्कोपस में प्रोडक्टिविटी के हिसाब से रैंकिंग ऑफ कंट्रीज क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन। इंडिया के इतने सारे डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हो चुके हैं स्कोपस जर्नल्स में। ओके, उसमें से साइटेबल डॉक्यूमेंट्स इतने हैं, उनको इतने सारे साइटेशंस मिले थे, उसमें से सेल्फ साइटेशंस इतने हैं। साइटेशन पर डॉक्यूमेंट जो है 9 आ रहा है। और इंडिया एज अ कंट्री रिसर्च प्रोडक्टिविटी में उनका एच इंडेक्स स्कोपस का 570 है। यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पोजीशन पे, चाइना इज ऑन सेकेंड, यूनाइटेड किंगडम, देन जर्मनी, जापान, फ्रांस एंड कनाडा, इटली। अभी ये इंडिया का स्टेटस है, आप देखेंगे एच इंडेक्स 570। और इतने ब्यूटीफुल डायग्राम्स आपको यहाँ पे मिलेंगे अलग अलग प्रकार के। उसके बाद में मैंने सोचा कि सोशल साइंस में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में इंडिया का रैंकिंग क्या है 1996 टू 2018 में। तो यहाँ पे भी इंडिया इज ऑन 9th पोजीशन। तो विषय के हिसाब से भी आप देख सकते हो। सोशल साइंसेस में देखिए एच इंडेक्स 130 है, इतने डॉक्यूमेंट्स पब्लिश हुए हैं, इतने उसको साइटेशंस मिले हैं, और 4.61 इज साइटेशंस पर डॉक्यूमेंट। तो इस प्रकार से अभी ये स्कीमागो जर्नल एंड कंट्री रैंक पोर्टल जो है स्कोपस डेटाबेस पे आधारित, वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है। गूगल में जाके आप स्कीमागो जर्नल एंड कंट्री रैंक टाइप कीजिए, वो वेबसाइट आपको मिल जाएगी। नाउ कमिंग टू Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये क्या है, देखिए Q1, Q2, Q3, Q4 को उन्होंने क्या किया है कि अलग अलग कलर्स दिए हुए हैं। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे Q1 के लिए ग्रीन है, ये देखिए ये थोड़ा येलोविश है, फिर ये ऑरेंज टाइप में जाता है, फिर रेड में जाता है। तो ये Q1, Q2, Q4 का मतलब क्या है, देखिए अगर आप सब जर्नल्स जो है स्कोपस इंडेक्स उसको 100% लिंक लेते हो, तो टॉप के जो 1 से लेके 25% तक जितने जर्नल्स आते हैं वो Q1 कैटेगरी में आते हैं। 25 से लेके 50 तक के जो जर्नल्स है Q2, 50 से लेके 75 तक के Q3, और 75 से लेके 100% तक के Q4 में आपको जर्नल्स मिलेंगे क्वालिटी। ये देखिए ये SJR जो है वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया गया है, उसके डिटेल में हम अभी नहीं जाएंगे। इसके बाद में एक और वैल्यू देता है जो नैक को चाहिए रहती है, दैट इज सोर्स नॉर्मलाइज्ड इम्पैक्ट पर पेपर, दैट इज SNIP। ओके, मतलब पर पेपर का इम्पैक्ट क्या है वो भी आपको कैलकुलेट करके वो देता है। उसके बाद में कुछ इवेल्युएशन टूल्स है, जैसे ABCD, ABDC, जनरल रैंकिंग लिस्ट, ये सब। लेकिन जितना मैंने बताया उतने इम्पोर्टेंट है। बुक्स का भी इम्पैक्ट जो है कैलकुलेट करने के लिए आपको गूगल स्कॉलर, गूगल बुक्स, ई बुक लाइब्रेरी, इनका इस्तेमाल करना है। कुछ बुक रिव्यू डेटाबेसेस है, जैसे फैक्टिवा है, जेस्टर है, तो उसका भी आप यूज कर सकते हो। इंडिविजुअल रिसर्च इम्पैक्ट के लिए गूगल स्कॉलर है, पब्लिश पेरिश है, स्कॉलरोमीटर, वेब ऑफ साइंस, स्कोपस, एच इंडेक्स प्रेडिक्शंस एंड अल्ट मैट्रिक्स, ये टूल्स है। अभी एच इंडेक्स के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन एच इंडेक्स का कुछ लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ऐसे है कि आपको नंबर ऑफ पेपर्स भी बढ़ने चाहिए। जैसे मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, 10 पेपर है तो आपका एच इंडेक्स 10 के ऊपर जाएगा ही नहीं, और जो एडिशनल आपको साइटेशंस मिलते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए कुछ अल्टरनेटिव इंडाइसेस भी आए हैं, जैसे एम इंडेक्स, इंडिविजुअल एच इंडेक्स, यूनिवर्सल एच इंडेक्स, जी इंडेक्स। देखिए एच इंडेक्स से ज्यादा पॉपुलर अभी जी इंडेक्स है, राइट। उसके बाद में गूगल स्कॉलर इज फ्री सर्विस, पब्लिश और पेरिश इज अ फ्री सॉफ्टवेयर, स्कॉलरोमीटर इज अ फ्री वेब ब्राउजर, वेब ऑफ साइंस एंड स्कोपस सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज है, एच इंडेक्स प्रेडिक्शन ये फ्री ऑनलाइन टूल है, एंड अल्टमेट्रिक्स जो है नॉन ट्रेडिशनल मेट्रिक्स के लिए यूज किया जाता है। सपोज यू आर अ रिसर्च एक्सपर्ट हो, आप, आपके बहुत सारे पेपर्स पब्लिश होते हैं, तो आपने कहीं ना कहीं खुद का प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर करना जरूरी होता है। तो वेयर टू रजिस्टर, जैसे सोक्रेटिस, विद्वान, रिसर्चर आईडी, थॉमसन एंड रूटर, माई साइटेशंस, गूगल, स्कोपस, ऑथर आइडेंटिफायर एंड ऑर्किड,
यहाँ पे आप आपकी रिसर्च आईडी जो है वो बना सकते हो। इन्फ्लिपनेट बनाया हुआ ये डेटाबेस है, विद्वान डेटाबेस। इसमें आप खुद होके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके अपना बायोडाटा वहाँ पे दे सकते हो। देखिए अलग अलग विषयों में कितने सारे साइंटिस्ट ने यहाँ पे, जब भी आप 2009 में जब जगदीश जी अरोरा जी डायरेक्टर थे इन्फ्लिपनेट के, तब ये सेवा शुरू की गई थी। और उनका खुद का प्रोफाइल एक्सपर्ट आईडी है 1। तो आप कहीं पर भी अगर आप आपका रिज्यूम भेजते हो तो आप विद्वान रिसर्च आईडी आपका दे सकते हो। जैसे मैंने लाइब्रेरी साइंस के कुछ सर्च किए तो यहाँ पे 484 मुझे एक्सपर्ट्स के प्रोफाइल मिले हैं। ये अमरावती के लाइब्रेरियन थे डॉक्टर मोहन खेरड़े, उनका प्रोफाइल आप यहाँ पे देखेंगे। उनका विद्वान आईडी 44079 है। ये मेरी कलीग है, उसका 68207 विद्वान आईडी है। तो यहाँ से ही आपका जो भी पब्लिकेशन है, आपका जो भी एक्सपर्टाइज है, लोग देख लेते हैं। स्कोपस का भी ऑथर आइडेंटिफायर है, आप यहाँ से ऑथर के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हो। देन रिसर्चर आईडी वेब ऑफ साइंस। वेब ऑफ साइंस में आपको पबलॉन एंड पबपियर करके 2 प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ से आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके आपको इस प्रकार से वेब ऑफ साइंस का रिसर्चर आईडी मिल जाता है। ये मेरा रिसर्चर आईडी है, 2015 में मैंने इसको क्रिएट किया था। देन ऑर्किड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जो आपको आपका रिसर्चर आईडी देता है। देखिए ये मेरा रिसर्चर आईडी है। तो कहीं पर भी इतना बड़ा रिज्यूम भेजने के अलावा अगर आप आपके ये रिसर्चर आईडी देते हो तो आपका रिसर्च ऑटोमेटिकली विजिबल होता है नेट पे। अभी ये जो नया सोशल मीडियाज आए हैं, अभी बहुत ज्यादा हम लोग सोशल मीडिया पे डिपेंड कर गए हैं जब से कोविड आया। अभी अल्टमेट्रिक्स इज अ टूल फॉर सोशल मीडिया। देखिए ये जो शब्द है उसको कॉइन किया था जेसन प्रिम, वो डॉक्टरल स्टूडेंट इन इंफॉर्मेशन साइंस था। उन्होंने 2010 में ये शब्द को कॉइन किया। अभी अल्टमेट्रिक्स इज द क्रिएशन एंड स्टडी ऑफ न्यू मेट्रिक्स बेस्ड ऑन द सोशल वेब फॉर एनालाइजिंग एंड इन्फॉर्मिंग द स्कॉलरशिप। इसमें अल्टमेट्रिक्स में डेटा कहाँ से लिया जाता है? ट्विटर, फेसबुक, गूगल प्लस, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, देन मेनस्ट्रीम मीडिया, ब्लॉग्स, मेंडले, साइट यू लाइक, पबपियर, पबलॉन्स, रेडिट, विकिपीडिया, देन रिव्यूज ऑन F1000 एंड यूट्यूब से डेटा यहाँ पे लिया जाता है। अभी ये अल्टमेट्रिक्स कैसे क्वेश्चंस का आंसर देता है? हाउ मेनी टाइम्स इट वाज डाउनलोडेड, who is reading my book, you can get the data on bookmarking sites, Mendeley. Then was it covered by any news agencies, are other researchers commenting on it, how many times it was shared, okay, which countries are using my research. तो ये प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलता है। अभी अल्टमेट्रिक्स के लिए टूल्स कौन से है? altmetric.com, आवर रिसर्च, प्लमएक्स मेट्रिक्स, रीडर मीटर, प्लॉस आर्टिकल, पब्लिश और पेरिश, साइंस कार्ड, पेपर क्रिटिक, क्राउडोमीटर। अभी देखिए ये altmetric.com की साइट है। आप यहाँ पे फॉर रिसर्चर्स के लिए जाएंगे और ये जो अल्टमेट्रिक साइट है वो डेटा कहाँ से लेता है? तो पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उसमें से जो रेफरेंसेस दिए होते हैं उसको ट्रैक करते हैं वो। मेन स्ट्रीम मीडिया, हाई प्रोफाइल कवरेज फ्रॉम ओवर 2000 आउटलेट्स, देन ऑनलाइन रेफरेंस मैनेजर्स जो है, मेंडले है, जोटेरो है, ओके। देन पोस्ट पब्लिकेशन पीयर रिव्यू प्लेटफॉर्म्स है, पबलॉन्स एंड पबपियर्स। देन विकिपीडिया का इंग्लिश वर्जन, देन ओपन सिलेबस प्रोजेक्ट, उसके बाद में ब्लॉग्स जो होते हैं, देन रिसर्च हाइलाइट्स, सोशल मीडिया जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन, गूगल इन, सिनविबो, ओके, पिंटरेस्ट, देन मल्टीमीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक यूट्यूब। तो ये सब में से वो रेफरेंसेस जो है वो ट्रैक करते रहते हैं। उसके बाद में आवर रिसर्च करके भी एक साइट है जो अल्टमेट्रिक्स का काम करती है। देखिए ये प्लम एक्स मैट्रिक्स है, इसमें किस प्रकार से ट्रैक किया जाता है? साइटेशंस को ट्रैक किया जाता है। उसमें साइटेशन इंडेक्सेस, पेटेंट साइटेशन, क्लिनिकल साइटेशंस, पॉलिसी साइटेशंस, इनको ट्रैक किया जाता है। यूसेज में हाउ मेनी क्लिक्स, हाउ मेनी डाउनलोड्स, हाउ मेनी व्यूज, हाउ मेनी वीडियो प्लेस,
कैप्चर्स में बुकमार्क्स, कोड फोक्स, फेवरेट्स, रीडर्स, वॉचर्स का डाटा लिया जाता है। मेंशंस में ब्लॉग पोस्ट्स, कमेंट्स, रिव्यूज, विकिपीडिया रेफरेंसेस, न्यूज मीडिया एंड सोशल मीडिया पे भी ट्रैक किया जाता है, हाउ मेनी शेयर्स, हाउ मेनी लाइक्स, हाउ मेनी कमेंट्स, हाउ मेनी ट्वीट्स एटसेट्रा। देन रीडर मीटर इज ऑल्सो वन ऑफ द साइट। देन प्लॉस मेट्रिक्स जो है उसमें देखिए मैंने कोविड-19 कीवर्ड डाले तो मुझे यहाँ से 3 आर्टिकल्स मिले, 1 2 3। मुझे इसका अगर देखना है पहले आर्टिकल का कि क्या अल्टमेट्रिक्स इसका है, तो वो मुझे देता है प्लॉस व्यूज 1921, प्लॉस पीडीएफ डाउनलोड्स 2170, प्लॉस एक्सएमएल डाउनलोड्स 917, टोटल यूसेज इज 5008। ट्विटर पर कितनी बार वो शेयर किया गया, 14 टाइम्स इट वाज शेयर्ड ऑन ट्विटर। देन पब्लिश और पेरिश एक फ्री सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल करें आपके सिस्टम में और उसमें से भी आप ट्रैक कर सकते हो। देयर इज वन मोर दैट इज साइंस कार्ड एंड one more that is paper critic, crowdometer. So friends, these are actually altmetric tools. Okay, so my first session is over, but now immediately I will share the presentation of my second presentation, and that is on open access. Okay, if you have, meanwhile I'm sharing the another slideshow. uh, Please ask questions if you have any confusions in your mind. You can free to ask the questions, your doubts. मैडम हेलो, हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैम मुझे पूछना था कि अभी जो IEEE है वो आउटडेटेड हो गया है क्या अभी? IEEE नहीं तो उसके बारे में आपने डिस्कस नहीं किया है? IEEE किस चीज के लिए चाहिए आपको? वो मतलब पेपर के लिए, पेपर पब्लिकेशन के लिए, पेपर पब्लिकेशन के लिए या साइटेशन के लिए? साइटेशन पब्लिकेशन। साइटेशन के लिए ना, हाँ तो जो जर्नल्स कहते हैं कि IEEE यूज करो तो आपको IEEE यूज करना है। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, और किसी को कोई डाउट्स नहीं? सब समझ में आ गया? यस, okay. Now another theme, that is open access. यहाँ पे हम समझेंगे, is it visible? Screen is visible? Yes? Yes, ma'am. Yes, Okay. madam. Yes, ma'am. Okay. देखिए आजकल का जो टीचर है वो नेटवर्क टीचर कहलाता है। देखिए ये पूरे गैजेट्स है जो आप यूज कर सकते हो टीचिंग लर्निंग पर्पस के लिए, राइट? सो जेनी अर्लेज ने सही कहा, टेक्नोलॉजी कैन बिकम द विंग्स दैट विल अलाउ द एजुकेशनल वर्ड्स टू फ्लाई फर्दर एंड फास्टर देन एवर बिफोर इफ वी विल अलाउ इट। यानी हमारी मानसिकता जो है वो होनी चाहिए। तो ऐसे ही एक जो है ये वेब के साथ आई हुई एक कंसेप्ट है ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस का मतलब क्या है? You will get here the literature free of cost, immediate, which is permanent. You can access full text. It is available online and accesses 24 by 7. Right? That is the concept of open access. ओपन एक्सेस की स्पेशलिटी क्या है? वो आपके रिसर्च को ज्यादा से ज्यादा विजिबल बनाता है, क्योंकि फी नहीं है, सब्सक्रिप्शन नहीं है, अब वो गूगल में अवेलेबल है। ओके, तो आपका जो रिसर्च है वो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको साइट करेंगे, राइट? आपका साइटेशन इंडेक्स बढ़ेगा, जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर बढ़ेगा। सो दिस इज, और ओपन एक्सेस रिपोजिटरीज जो अवेलेबल है वेब पे, उसमें देखिए मेटा डाटा बनाया जाता है, मतलब सर्चेबल ब्राउजेबल हो जाता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। सबसे बड़ी चीज, उन सोर्सेस को सर्च इंजिन इंडेक्स करते हैं।
लॉन्ग टर्म प्रिजर्वेशन होता है क्योंकि डिजिटल फॉर्मेट में आर्काइव किया जाता है, एंड दे हैव गॉट अ यूनिक नंबर दैट इज डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, या फिर उसका वेबसाइट एड्रेस होता है, यूआरएल होता है, राइट। देखिए, व्हेनेवर यू गो टू जनरल सर्च इंजन लाइक गूगल, तो आप अगर कीवर्ड देते हो तो यू विल गेट सो मेनी वेबसाइट्स, और आपको एक इंफॉर्मेशन ओवरलोड करके फील होता है। और ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि देर आर द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी एंड इंटरनेट बेस्ड वर्चुअल लाइब्रेरीज। सो ये इंटरनेट पे कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल है जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो, दैट वी विल सी। See, there is a proverb that is, give a man a fish, feed him for a day, teach a man to fish, he feeds himself for a lifetime. ये आज का सेशन जो है, ऐसे ही आपको ओपन एक्सेस सोर्सेस इतने सारे बताएंगे कि आप खुद की इंफॉर्मेशन नीड्स जो है उसको आप आराम से फुलफिल कर पाएंगे, राइट। नाउ, ओपन एक्सेस का मतलब होता है द लिटरेचर विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट, विच इज फ्री फ्रॉम कॉपीराइट ऑल्सो। ओके, मतलब आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है ऑथर की, आप उसमें से कुछ भी ले सकते हो, प्रोवाइडेड यू प्रोवाइड प्रॉपर रेफरेंस। यानी आपको क्या करना है, प्रॉपर रेफरेंस देना है। अभी ये जो ओपन एक्सेस सोर्सेस है वो अलग अलग स्वरूप में आपको दिखाई पड़ते हैं। एक तो ओपन एक्सेस जर्नल्स होते हैं, ओपन एक्सेस आर्काइव्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरीज होती है, फिर इलेक्ट्रॉनिक डिसर्टेशंस एंड थीसिस होते हैं। There is one more concept, OER and OCW. OER stands for Open Educational Resources, OCW stands for Open Courseware. अभी ये वन बाय वन देखेंगे। एज फार एज ओपन एक्सेस जर्नल्स आर कंसर्न, आपको कुछ साइट्स ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी साइट है डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस जर्नल्स, दैट इज DOAJ। सेकेंड वन इज फ्री मेडिकल जर्नल्स, थर्ड वन इज हाईवायर प्रेस, एंड फोर्थ वन इज OpenJGate। अभी ये DOAJ का पेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो 80 लैंग्वेजेस के जर्नल्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। 130 कंट्रीज से वो पब्लिश होते हैं। तकरीबन 19,000 जर्नल्स इसमें आपको मिलते हैं, और 19,000 में से 12,000 से भी ज्यादा जर्नल्स है जो आपसे फीस नहीं लेते आपका पेपर पब्लिश करने के लिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। उसके बाद में देखिए, इंडिया के भी जो अराउंड 282 जर्नल्स जो है इसमें इंडेक्स्ड है। आप यहाँ पे देखेंगे लेटेस्ट वन 19,689 जर्नल्स। अभी यहाँ पे मैंने फार्मास्यूटिकल साइंसेस दिया कीवर्ड, तो 87 जर्नल्स आपको यहाँ पे आ गए हैं। ये वन ऑफ द जर्नल है, जर्नल ऑफ अप्लाइड फार्मास्यूटिकल साइंसेस। यहाँ पे क्या लिखा है, नो पब्लिकेशन फीस। आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वो जर्नल ऐसे खुल जाता है, उसके जो वॉल्यूम्स है उसके TOC टेबल ऑफ कंटेंट्स आप देख सकते हो। ये एक आर्टिकल है, उसको PDF क्लिक किया मैंने तो इस प्रकार से 15 पेज का आर्टिकल यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या फिर आपको डाउनलोड करके सेव भी कर सकते हो। उनके पूरे बैक वॉल्यूम्स के भी ऐसे लिंक्स आपको मिलेंगे। अभी देखिए, यहाँ पे मैंने देखा कि 87 जर्नल्स फार्मेसी के आए थे, तो उसमें से जो आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लेते हैं ऐसे जर्नल्स दिखाओ, तो 87 में से 44 जर्नल्स ऐसे जो ऑथर से पैसे नहीं लेते हैं। देखिए, ये बड़े बड़े पब्लिशर्स के भी कुछ जर्नल्स जो है वो ओपन एक्सेस में अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। आप सब्जेक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हो यहाँ से। ये कोविड-19 का एक पेपर यहाँ पे डाउनलोड किया है। देखिए, ये पूरा पेपर यहाँ पे आपको मिल गया है, 10 पेजेस का ये पेपर है। अभी जर्नल्स को आप विषय के अनुसार भी सर्च कर सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस के लिए किया, और आपको ऐसे आर्टिकल लेवल तक सर्च कर सकते हो। दूसरी है हाईवायर प्रेस, और यहाँ पे आप देखेंगे साइंस रिलेटेड कुछ जर्नल्स है, जैसे एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। डेवलपिंग इकोनॉमिक्स के लिए इन जर्नल्स को फ्री एक्सेस दिया गया है। जैसे ये जर्नल मुझे देखना है, एडवांसेस इन न्यूट्रिशन, तो देखिए यहाँ पे पूरा जर्नल का आ गया है। फिर यहाँ पे 2020 का एक वॉल्यूम मैंने निकाला, उसमें से पेपर्स, जैसे ये पेपर मुझे पढ़ना है
7 पेजेस का पेपर आपको यहाँ पे मिल गया। द थर्ड साइट इज फ्री मेडिकल जर्नल्स। यहाँ पे देखिए मेडिसिनल जर्नल्स आपको यहाँ पे काफ़ी मिलेंगे। देखिए ये पूरे टॉपिक्स को कवर करने वाले सेल बायोलॉजी, केमिस्ट्री, देन पैथोलॉजी, फार्मेसी एंड ऑल। अभी यहाँ पे मैंने न्यूट्रिशन क्लिक किया तो ये इतने सारे न्यूट्रिशन के ऊपर जर्नल्स आ गए। दिस इज वन ऑफ द जर्नल। ये करंट इशू देखना है तो आप यहाँ से करंट इशू देख सकते हैं और इस प्रकार से आर्टिकल्स भी डाउनलोड कर सकते हो। डेट फार्मेसी कीवर्ड दिया मैंने, फार्मेसी की जर्नल्स आए यहाँ पे। एक जर्नल है न्यूरो साइको फार्माकोलॉजी और यहाँ पे देखिए 2022 का है। ये पेपर पूरा डाउनलोड हो गया और यहाँ पे ना कुछ जर्नल्स ऐसे होते हैं जो पब्लिश होते ही फ्री रहते हैं, लेकिन कुछ जर्नल्स को एम्बार्गो पीरियड होता है। मतलब पब्लिश होने के 3 महीने के बाद में वो उसको फ्री कर देते हैं, 6 महीने के बाद में उसको फ्री कर देते हैं। तो उसको ओपन एक्सेस की भाषा में एम्बार्गो पीरियड कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये जर्नल्स जो है आफ्टर 1 to 6 मंथ्स वो फ्री हो जाते हैं। देन ओपन जेगेट जो है वो जेगेट का एक हिस्सा है जहाँ पे आपको ओपन एक्सेस जर्नल्स एक जगह मिल जाएंगे, 1 विंडो एक्सेस। और आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 8000 ओपन एक्सेस जर्नल्स आप यहाँ पे देख सकते हो और ये अलग अलग फैकल्टीज में इतने इतने जर्नल्स जो है। यहाँ पे मैंने सर्च किया, बिजनेस कीवर्ड दिया तो 49,117 आर्टिकल्स रिट्रीव हुए। मुझे स्मार्ट बिजनेस द कस्टमर इज नॉट ऑलवेज राइट को देखना है तो फुल टेक्स्ट लिंक को क्लिक किया तो देखिए ये आर्टिकल जो है वो डाउनलोड हो गया मेरे सामने। इसमें आप बुलियन सर्चेस भी कर सकते हो, एडवांस सर्चेस, स्टॉक एंड प्राइसेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इसके ये 2 आर्टिकल्स आए। अभी देखिए ये जो ऑनलाइन ई जर्नल्स होते हैं तो उसमें एक सुविधा होती है कि अर्ली पब्लिकेशन वेबसाइट होती है उनकी। यानी यहाँ पे देखिए द पेपर वाज एक्सेप्टेड एंड पब्लिश्ड ऑन द सेम डे। मतलब उसमें इतना वैल्यूएबल कंटेंट था कि एडिटोरियल बोर्ड और रेफरीज को लगा कि इसको आज ही लोगों तक पहुंचाए। सपोज ये दिसंबर इशू के लिए अगर मेरा हुआ है सिलेक्ट 2025 में तो ये आज ही उसको अर्ली पब्लिकेशन वेबसाइट में अपलोड कर देते हैं ताकि इसके रिजल्ट जो है वो फ्यूचर रिसर्चर्स के पास में जाए। अभी 2006 में मैंने जब ओपन एक्सेस पे काम कर रही थी तो मैंने मेरा पहला ई जर्नल पेपर जो था वो यहाँ पे दिया था, डी-लिब मैगजीन। ये यूएस से पब्लिश होता है, ऑनलाइन जर्नल है और इसका खासियत यह है कि 3 हफ्ते में वो ऑथर को बता देता है कि वेदर द पेपर इज एक्सेप्टेड, रिजेक्टेड और नीड्स रिवीजन। मेरा ये पेपर देखिए ये 2006 नवंबर का वॉल्यूम है और ये मेरा पेपर जो है मुझे 1 महीने में पब्लिश हो गया, राइट। उसके बाद में ये एल्सवियर का जर्नल है, द इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी रिव्यू। ये साइंस डायरेक्ट में इंडेक्स था। तो मेरा ये पेपर देख के देखिए ये पेपर था जो मैंने गवर्नमेंट पोर्टल जो है इंडिया के उसके ऊपर बनाया था। तो ये पेपर देख के मुझे ऑफर आई यूनिवर्सिटी एट अल्बानी स्टेट यूनिवर्सिटी से। वो एक इंटरनेशनल लेवल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ साइबर बिहेवियर पब्लिश करने वाले थे। तो उन्होंने कहा कि हमने आपका ये पेपर देखा, उसको अपडेट करके हमारे एनसाइक्लोपीडिया के लिए दीजिए। और वो 25 पेजेस का पेपर जो है वो एनसाइक्लोपीडिया में पब्लिश हो गया। सो आप आपका रिसर्च को जितना ओपन एक्सेस में पब्लिसिटी देंगे उतना आपको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती जाएगी। देखिए इंडिया के कुछ जर्नल्स जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस 2005 में सैम पिट्रोडा के चेयरमैनशिप में एक नेशनल नॉलेज कमीशन बैठा था और उन्होंने एक रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट फंडेड रिसर्च होता है तो उसके जो रिजल्ट्स है वो ओपन एक्सेस में पब्लिश होने चाहिए। इसलिए हमारी जो भी R&D इंस्टीट्यूशंस है वो उनके यहाँ से जितने जर्नल्स पब्लिश होते थे उनको सबको उन्होंने ओपन एक्सेस कर दिया। जैसे इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस के करंट साइंस 1932 से पब्लिश होता है वो, तो उनके पूरे वॉल्यूम्स जो है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ऐसे ही इंसा के जर्नल्स है, देन आप देखेंगे मेड इन के है, मेडनो के है,
ये पूरे जर्नल्स उन्होंने ओपन एक्सेस कर दिए, राइट। जैसे जर्नल्स हमें चाहिए, वैसे ही कुछ डिजिटल लाइब्रेरीज है, उनके बारे में भी जानकारी आपको चाहिए। एक 1 मिलियन बुक प्रोजेक्ट करके बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, और उन्होंने एक यूनिवर्सल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई, और यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया है, आप यहाँ पे कोई भी कीवर्ड डाल सकते हो। यहाँ पे आप सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, आप कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज कीजिए। जैसे मैंने बायोलॉजी को किया तो मुझे बायोलॉजी की इतनी सारी किताबें आई। आप यहाँ पे देखेंगे 1895 का भी बुक है, 1876 का भी बुक है। तो उन्होंने क्या किया, ये जो कॉपीराइट जिसका खत्म हो गया है, वो किताबों को डिजिटाइज करके नेक्स्ट जनरेशन के लिए सुरक्षित किया है। जैसे एक बुक मुझे देखना है तो यहाँ पे वो खुल जाता है उसकी इंफॉर्मेशन, और इन बुक्स को स्कैन करके उन्होंने टिफ इमेजेस में रखा है। सो टिफ इमेज रिव्यूअर आपके सिस्टम में नहीं होगा तो आप डाउनलोड करके ये बुक्स को देख सकते हैं। उन्होंने कितने बुक्स को डिजिटाइज किया है तो आप देखेंगे सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस में एग्रीकल्चर के 13,000 के ऊपर, देन यू कैन सी एस्ट्रोनॉमी 2795, देन डिफेंस 4683, देन एजुकेशन के मोर देन 1 lakhs, उसके बाद में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 91,000 बुक्स, माइथोलॉजी के भी है, म्यूजिक के 3925 बुक्स आर देयर। और इस प्रकार से आप देखेंगे रोबोटिक्स के भी 190 बुक्स है, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी, तकरीबन अराउंड 9 lakhs बुक्स को इन्होंने डिजिटाइज किया है। देखिए जब प्रिंटिंग नहीं था तो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स भी यहाँ पे मिलेंगे आपको। प्रिंटिंग आने के बाद में आप देखेंगे कि हर एक कालावधि के 2024 तक की किताबें भी आपको यहाँ पे मिलेगी। देन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है, स्पॉन्सर्ड बाय MHRD, दैट इज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, NDLI। इसका ब्रीद वाक्य है, 1 लाइब्रेरी ऑल ऑफ इंडिया, यानी KG टू PG टू रिसर्च सब एक जगह आपको मिलना चाहिए। एंड इट इज मेंटेन्ड बाय IIT खड़गपुर। यहाँ पे देखिए उन्होंने कोविड-19 के वक्त में बहुत सुंदर सी रिपोजिटरी बनाई थी अलग से। इसको हम क्लिक करते हैं, इसमें देखिए आपको लॉगिन होना बहुत जरूरी है, और इसका रजिस्ट्रेशन आपको है या नहीं है NAC पूछती है। तो यहाँ पे आप रजिस्टर करके रखिए खुद को और आपकी इंस्टीट्यूशन को भी। और यहाँ पे देखिए जैसे कोविड-19 के बारे में मुझे कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन, जॉन हॉपकिंस की देखना है, डैशबोर्ड आ गया, डोनेट प्लाज्मा जैसे मोटिवेटेड स्पीचेस आ गए, इनोवेटिव आर्टिकल्स आ गए कोविड-19 के। ऐसे ये रिपोजिटरी बहुत सुंदर सी उन्होंने बनाई है। इसको आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मैंने सोशल साइंसेस को क्लिक किया, फिर लॉ को क्लिक किया, तो लॉ के देखिए 13,56,715 आइटम्स आपको मिले यहाँ पे लर्निंग सोर्सेस। फिर मैंने उसको और नैरो डाउन किया और मैंने क्रिमिनल लॉ लिया, तो क्रिमिनल लॉ के तकरीबन मुझे 2 लाख आइटम्स यहाँ पे मिले। अभी ये क्रिमिनल लॉ के आइटम्स मुझे मिले, तो इसको मैं क्लिक करती हूँ, तो ये जो पर्टिकुलर है वो क्यूसाट में है, और यहाँ पे व्यू किया तो ये एक क्वेश्चन पेपर है। तो इस प्रकार से आपको अलग अलग मिलेगी। Slides are not visible. Slides are not visible? Slides not visible. No, ma'am. Yes, विजिबल है मैम, विजिबल। विजिबल है ना? हाँ Now मैम, it विजिबल है। अच्छा, तो देखिए ये जो पर्टिकुलर वेबसाइट है क्रिमिनल लॉ पे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, जर्नल्स मिलेंगे, लॉ एक्ट, लॉ जजमेंट्स, मीडिया आर्टिकल, क्वेश्चन पेपर जिसमें से एक हमने देखा, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे टूल्स मिलेंगे। अभी फार्मेसी कीवर्ड मैंने यूज किया तो आपको टेक्स्ट मिलेंगे, प्रेजेंटेशंस, इमेजेस, वीडियोस, एप्लीकेशंस एंड ऑडियोज मिलेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे देखिए केस स्टडी है, बुक रिव्यू है, पीरियोडिकल, फोटोग्राफ, पोस्टर, स्क्रिप्ट, एक्टिविटी, ब्राउशर, आर्टिकल, बिब्लियोग्राफी, बुक्स, देन चैप्टर्स, करस्पॉन्डेंस, डेटा सेट, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, ये सब चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी, राइट। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी, आप सब देखेंगे इसको। अभी देखिए जैसे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको चाहिए वीडियोस मिल जाएंगे। इस प्रकार से यू कैन एक्सेस। देखिए ये पेपर आ गया,
एक पेपर आ गया। ओके, आपको बुक रिव्यूज देखना है, यू कैन सी द बुक रिव्यूज आल्सो। ये कंप्यूटर साइंस के कुछ है, राइट। देखिए ये प्रेजेंटेशंस आ गए, करंट ट्रेंड्स इन वायरलेस नेटवर्किंग। अभी ये एनडीएलआई हो गया, जैसे डीओएजे है वैसे ही डीओएबी करके एक साइट है, डायरेक्टरी ऑफ ओपन एक्सेस बुक्स। यहाँ पे आपको जो बुक्स स्कैटर्ड है वेब पे वो एक जगह मिल जाएंगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। देखिए यहाँ पे भी मैंने क्रिमिनल लॉ लिया और यहाँ पे 8 किताबें आई। ये पहली किताब मुझे पढ़नी है, 300 पेजेस की किताब है, प्रिंट होती है, डाउनलोड होती है, पढ़ सकते हो आप। उसके बाद में ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का एक बुक है 215 पेजेस का, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन सर्च फॉर द ओपन एक्सेस बुक्स इन डीओएबी, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज सर्च भी कर सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रयास है कल्चरल हेरिटेज डिजिटल लाइब्रेरी, दैट इज डिजिटल सांस्कृतिक संपदा पुस्तकालय। यहाँ पे आपको हिंदी स्पोकन स्टेट्स जो है इंडिया के, उनका पारंपरिक साहित्य, मौखिक महाकाव्य, काव्य, देन लोक साहित्य, इस प्रकार से आपको ये मिलेंगे। जैसे राजस्थान है, राजस्थान के बारे में आपको मिलेगा, सिंहासन 32वीं आपको पूरी मिलेगी यहाँ पे। राजस्थान एक परिचय, भौगोलिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, देन ऑडियोज, वीडियोज, ये देखिए डिजिटल चित्र मिलेंगे, राजस्थानी लोक भजन, राजस्थानी नृत्य गीत, इस प्रकार से भी आइटम्स आपको मिलेंगे। देखिए बुद्ध की कहानियां को क्लिक करते हैं, बुद्धिस्ट फेबल्स, बुद्धिस्ट क्लासिक्स, लाइफ एंड लेजेंड्स ऑफ बुद्धा, ये सब आपको यहाँ पे ऐसी कहानियां मिलेगी। There is one more initiative of government of India, that is मुक्त बोधा इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इनकी एक डिजिटल लाइब्रेरी है और दूसरी चीज इनके पास में मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन है, जोगलेकर, कोडलेकर एंड सांबा दीक्षिता फैमिलीज ऑफ गोकर्णा। इनके डिजिटल लाइब्रेरी को आपको अगर सर्च करना है तो आप यहाँ से उनके कैटलॉग में से कोई भी एक किताब को क्लिक करेंगे, इस प्रकार से वो किताब खुलती है। दिस इज तंत्रलोका ऑफ अभिनव गुप्ता। ये श्लोक शुरू हो गए, अध्यात्म से रिलेटेड किताबें हैं। और इनका मैन्युस्क्रिप्ट कलेक्शन देखना है तो जोगलेकर फैमिली, कोडलेकर एंड सांबा दीक्षिता फैमिली कलेक्शन है। अभी ये पीडीएफ किए हुए मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उसको आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 20 पेजेस का ये मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पे आपके लिए खुल गया है। अगर मैन्युस्क्रिप्ट की बात आ ही गई है तो आपको एक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव बता दूं कि हमारा एक नेशनल मिशन है फॉर मैन्युस्क्रिप्ट्स। उसका ब्रीद वाक्य जो है, अतीत की रक्षा भविष्य की सुरक्षा, सेव द पास्ट फॉर द फ्यूचर। देखिए अभी एनईपी में भी इसको काफी सारा महत्व आ चुका है, क्योंकि इंडियन नॉलेज सिस्टम आपको पढ़ना है, राइट। सो हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट मिशन है, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले मैन्युस्क्रिप्ट इंडिया में लोकेट किए, जैसे मंदिरों में है, मठों में है, पर्सनल कलेक्शन है लोगों के, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में है, पब्लिक लाइब्रेरीज में है, उनको लोकेट किए। और सबसे पहले उन्होंने एक बिब्लियोग्राफिक डेटाबेस बनाया जिसका नाम है भारतीय कृति संपदा। इस प्रकार से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स का एक डेटाबेस बनाया। नाउ दे आर डिजिटाइजिंग द मैन्युस्क्रिप्ट्स, राइट। तो देखिए जैसे ये एक मैन्युस्क्रिप्ट है तो वो कहाँ लोकेटेड है, इट इज भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे में है ये मैन्युस्क्रिप्ट फिजिकली रखा हुआ। कौन सी लैंग्वेज में है, संस्कृत में, कौन सी स्क्रिप्ट में है, देवनागरी में। तो इस प्रकार से इंफॉर्मेशन आपको मिलती है। फर्स्ट से लेके 10th तक जो रेफरेंस बुक्स लगती है, वो रेफरेंस बुक्स उन्होंने डिजिटाइज किए है अंडर द प्रोजेक्ट विज्ञान प्रसार डिजिटल लाइब्रेरी। ये भी एमएचआरडी का ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको लॉगिन होना पड़ता है, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। और यहाँ पे उन्होंने वो बुक्स डिजिटाइज करके रखे हैं। तो बच्चा यहाँ जाके, जैसे एनवायरनमेंट का मुझे किताब देखना है तो मैंने इसको क्लिक किया, व्यू कंप्लीट बुक, डाउनलोड बुक, इस प्रकार से वो बुक स्क्रीन पे खुल जाता है और बच्चा आराम से पढ़ सकता है। बच्चों के लिए एक ब्यूटीफुल लाइब्रेरी है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस डिजिटल लाइब्रेरी। रीड बुक्स को क्लिक करेंगे तो बच्चों के हिसाब से ब्राउजिंग ऑप्शंस आते हैं। जैसे मुझे आज येलो कवर जिसका है वही बुक पढ़ना है। 3 to 5 एजेस में क्या पढ़ना है, 6 to 9, 10 to 13, देन साइज ऑफ द बुक, शॉर्ट बुक्स, लॉन्ग बुक्स, देन कैरेक्टर्स के हिसाब से आपको पढ़ना है। तो ऐसे ब्राउजिंग दिया हुआ है। सपोज मुझे ये किताब पढ़नी है, आई विल क्लिक ऑन दिस, रीड दिस बुक को बच्चा क्लिक करेगा।
और ये पेज वाइज खुल जाता है, बच्चा आराम से इसको ऑनलाइन पढ़ता है। इट इज ICDL। देर इज वन मोर लाइब्रेरी दैट इज स्टोरी प्लेस। इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज में ये लाइब्रेरी है। यहाँ पे बच्चों को इन्वॉल्व करके पूरे एनिमेशंस, वीडियोस, ग्राफिक्स, ऑडियो सबका इस्तेमाल करके कहानियां बताई जाती है। स्टोरी प्लेस। फॉरेन पब्लिश्ड बुक्स अगर आपको कोई ज़रूरत है तो यू कैन ट्राई प्रोजेक्ट गुटेनबर्ग ऑल्सो। यहाँ पे भी काफ़ी किताबें जो है वो फुल टेक्स्ट ओपन एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल है। देर इज वन मोर लाइब्रेरी दैट इज लिब्री वॉक्स। यहाँ पे ऑडियो बुक्स आपको मिलेंगे एंड दीज आर टोटली इन पब्लिक डोमेन, फ्री। अगर कोई कॉपीराइट खत्म हो गया, ऐसा कोई बुक आपके पास है, तो आप आपकी वॉइस में भी उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और यहाँ पे भेज सकते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए मैंने लैंग्वेज वाइज सर्च किया तो इंग्लिश की 28,785 बुक्स यहाँ पे ऑडियो बुक्स मिलेंगी आपको। हिंदी के भी 5 बुक्स है, मराठी की 1 बुक है दैट इज मानवी अधिकाराचा जागतिक जाहीरनामा। इसमें देखिए एक्शन एंड एडवेंचर फिक्शंस है, देन क्राइम एंड मिस्ट्री फिक्शंस है, देन ट्रैवल फिक्शंस है, फैंटास्टिक फिक्शंस है। लाइक दिस यू विल गेट। अभी इन्फ्लिमनेट का भी कंट्रीब्यूशन काफी सारा है, उनके भी काफी सारे प्रोजेक्ट है। ई शोध सिंधु यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज में है, जिसमें से आपको वेब ऑफ साइंस का मिलेगा। देन एनलिस्ट प्रोग्राम कॉलेजेस के लिए है। शोधगंगा, शोधगंगोत्री को मेंटेन करते हैं ये। EPG पाठशाला, विद्वान डेटाबेस, विद्यामित्र करके इनके काफी इनिशिएटिव्स है। आप देखेंगे ये जो ई रिसोर्सेस है डेटाबेसेस में, ये वेब ऑफ साइंस का है, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के मेंबर है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में शोध शुद्धि करके है, यूनिवर्सिटीज के लिए ही ये सुविधा दी गई है, प्लेजरिज्म चेकिंग ऑनलाइन। देन एनालिस्ट ये रिसोर्सेज का इससे एक सेट है जो कॉलेज लाइब्रेरीज को दिया जाता है, मात्र 5,500 उसका ईयरली फीस है। इन्फ्लिमनेट खुद की भी एक इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी मेंटेन करती है। लाइब्रेरी साइंस में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हर साल लेते हैं, उसके कॉन्फ्रेंस वॉल्यूम्स वगैरह पूरे यहाँ से आपको मिल जाएंगे। दे आर यूजिंग DSpace सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग ऑल दिस रिपोजिटरीज। जैसे मुझे एक पेपर यहाँ पे पढ़ना है तो ये आ गया। ये विद्वान डेटाबेस के बारे में मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर में। इनका एक ई कंटेंट पोर्टल भी है दैट इज नोन एज विद्यामित्रा। इसमें ऑनलाइन कोर्स मटेरियल्स, ई बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, एक्सपर्ट्स नोट्स मिलेंगे। सभी सब्जेक्ट्स को ये कवर करता है विद्यामित्रा पोर्टल। यहाँ पे आप देखेंगे कि ई टेक्स्ट कितने हैं, ई ट्यूटोरियल कितने हैं, UG के कितने हैं, PG के कितने हैं। Then शोधगंगा इज द थीसिस रिपोजिटरी, और नेशनल थीसिस रिपोजिटरी। इसके बारे में सबको पता है। अभी आप देखेंगे कि अराउंड 3 लाख तक के थीसिस अवेलेबल है शोधगंगा में। देखिए मैंने ये शोधगंगा सर्च करते वक्त कीवर्ड दिया बुद्धिज्म, तो बुद्धिज्म पे 166 थीसिस इंडिया से अवार्ड हो चुके हैं। अभी ये आंकड़ा ध्यान में रखिए क्योंकि मैं आपको और एक चीज दिखाने वाली हूँ। जैसे दिस इज वन ऑफ द थीसिस अवार्डेड बाय पुणे यूनिवर्सिटी, और इस प्रकार से आप देखेंगे कि पूरा थीसिस आपको यहाँ पे मिलता है। शोधगंगा का एक पार्ट है दैट इज शोधगंगोत्री। उसमें जो रिसर्च चल रहा है अभी, रिसर्च इन प्रोग्रेस, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आपके RRC में पास हुए सिनॉप्सिस, देन फेलोशिप्स के प्रपोजल्स, ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे भी मैंने बुद्धिज्म कीवर्ड दिया तो मुझे ये एक चीज मिली जो ऑनगोइंग है, राइट। उसके बाद में जैसे शोधगंगा इंडिया की रिपोजिटरी है, वैसे भी मैं अभी आपको एक और साइट बताऊंगी, वो शायद आपको नहीं बताऊंगी, दैट इज NDLTD, दैट इज नेटवर्क डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ थीसिस एंड डेजर्टेशंस। यहाँ पे आप अगर थीसिस रिसोर्सेस में जाएंगे और नीचे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है इंडिया शोधगंगा। मतलब जैसे इंडिया के लिए शोधगंगा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्रोव है, बांग्लादेश के लिए ये है, देन ब्राजील के लिए ये है, कनाडा का थीसिस कनाडा है, यूरोप का डार्ट है, फिनलैंड का ये है, जर्मनी का ये है, फ्रांस का थीसिस फ्रांस है, वैसे ही UK का है, USA का है। मीन्स ये क्या करता है NDLTD में आपने सर्च किया तो वो पूरी रिपोजिटरीज, हर देश का नेशनल रिपोजिटरी को सर्च करके आपको कंसोलिडेटेड रिजल्ट देता है।
तो अभी इनके सर्च बॉक्स में मैंने वही कीवर्ड डाला जिसको शोधगंगा में 166 रिजल्ट्स आए थे। अभी अगर आप NTL-TD को यूज करते हो तो आपका रिजल्ट कितना ब्रॉड और वर्ल्ड वाइड हो जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने सेम कीवर्ड दिया बुद्धिज्म, तो मुझे रिट्रीव हुए 3121 थीसिस। देखिए, जब मुझे शोधगंगा पता है तो मैं 166 तक लिमिटेड हो जाती हूँ। अगर मुझे NDL-TD पता है तो मैं 3121 पूरे वर्ल्ड के थीसिस को एक्सेस कर सकती हूँ। इसमें से 1605 चाइनीज लैंग्वेज में है और इंग्लिश में 907 है। ये 907 की लिस्ट आ गई। यू कैन सर्च वन बाय वन। दिस इज वन ऑफ द थीसिस, बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका। ये दूसरा है। फिर ये आपको ऐसे सर्च करते करते जाना है। ये देखिए, पूरा थीसिस 443 पेजेस का है। ये बुद्धिज्म इन साउथ अफ्रीका। It is written by Darrell Rutten and degree is awarded by University of Cape Town. Okay. तो इस प्रकार से you can search for your subject also and your topic of interest also, and you can get the results from this worldwide site. अभी देखिए, there are some more initiatives, जैसे इन्फ्लिमनेट जो है वो उसने इंटकैट बनाया है। मतलब जो यूनिवर्सिटीज है उनके कैटलॉग्स को एक कर दिया और एक यूनियन कैटलॉग बनाया, जैसे ये इंटकैट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, जैसे नागपुर यूनिवर्सिटी का मुझे देखना है और नागपुर यूनिवर्सिटी में एक किताब अवेलेबल नहीं है, तो आपको वो किताब के नाम से अगर इसमें सर्च किया तो वो कौन सी लाइब्रेरी में है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आपको अगर घर बैठे अमरावती यूनिवर्सिटी का कैटलॉग देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हो, राइट। वैसे ही OCLC का वर्ल्ड कैट इनिशिएटिव है। और नाउ आई एम कमिंग टू द कंक्लूडिंग पार्ट। देर इज वन मोर कॉन्सेप्ट दैट इज ओपन कोर्सवेयर। ओपन कोर्सवेयर का मतलब क्या है? दिस इज अ कोर्स, उसका एक सेट सिलेबस है और एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए नोट्स और वीडियो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगे। सो ऑनलाइन या डिस्टेंस एजुकेशन इस प्रकार से ऑनलाइन चलता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी MIT यूनिवर्सिटी ने की थी और आज उनके तकरीबन 2200 कोर्सेस ऑनलाइन चलते हैं इस प्रकार से। देखिए, ये बहुत सारे कोर्सेस है। आप भी ये कोर्सेस कर सकते हो अगर आपको इंटरेस्ट है तो, राइट। यहाँ पे देखिए वो लेक्चर नोट्स देते हैं, उसके बाद में सिलेबस होता है और उनके टीचर्स ने बनाए हुए नोट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीडियोस मिलते हैं, एंड यू कैन डू दिस कोर्सेस, राइट। MIT कोर्सवेयर। और हमारे इंडिया में भी NPTEL जो IISc और 7 ओल्ड IITs का ये इनिशिएटिव है, फंडेड बाय MHRD। आपका बच्चा IIT ना पढ़े लेकिन वो IIT के प्रोफेसर्स का मार्गदर्शन ये पोर्टल के द्वारा ले सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वीडियो कोर्स है और वेब कोर्स है। ये जो वीडियो कोर्स है इसमें IIT प्रोफेसर्स यहाँ पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। उनके एक एक घंटे के अच्छे अच्छे लेक्चर्स आप यूज कर सकते हो। आप IIT कानपुर का कुछ पढ़ना है तो यू कैन सिलेक्ट। और ये जो वेब कोर्स है उसमें उनके टीचर्स ने बनाए हुए, IIT के प्रोफेसर्स ने बनाए हुए लेक्चर नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देयर इज वन मोर सच OCW इज ई-ज्ञानकोश। इट इज ऑफ इग्नू का है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ्री है, आप कर सकते हो। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो इग्नू के टीचर्स ने, एक्सपर्ट्स ने बनाए हुए वीडियो लेक्चर्स। उसके बाद में अलग अलग कोर्सेज के लिए आपको यहाँ पे लेक्चर नोट्स मिलेंगे इस प्रकार से। दिस इज ऑल एब्सोल्युटली फ्री। देन NCERT की सभी टेक्स्ट बुक्स आपको फ्री मिलेगी, क्लास 1 से लेकर क्लास 12। जैसे ये किताब मैंने यहाँ लाई, जीव विज्ञान, इसका 6 चैप्टर मुझे देखना है तो चैप्टर 6। ये देखिए, वंशगति के आणविक अध्ययन। ऐसे ही छोटे छोटे स्कूल के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बने और वो मर्ज होते गए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में। एक विद्यावाहिनी नाम का पोर्टल था, उसमें शिक्षा और विजन नेट लिंक्स दिए थे उन्होंने। शिक्षा में उन्होंने CBSE के बच्चों के लिए 9, 10, 11, 12 के कुछ ई कंटेंट बनाया था
जैसे 9th का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर डिस्क्राइबिंग मोशन, इस पे 1 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसका आंसर क्या है, 2 मार्क का कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, उसका आइडियल आंसर क्या है। और विजन नेट पे उन्होंने सीबीएसई के लिए उन्होंने जैसे ये नोट्स है सीबीएसई 11 बायोलॉजी और एनिमेटेड प्रेजेंटेशंस है, ऐसे सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस उन्होंने बनाए थे। अभी सबको पता है ई पाठशाला ई पीजी पाठशाला आपके पास में है, 4 क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे आपको लर्निंग मटेरियल मिलता है। देखिए ये प्रेजेंटेशन है, ये टीम है जिन्होंने उसको डेवलप किया, ये टीचर है वीडियो लेक्चर दे रही है, ये स्लाइड्स है उनके, ये अलग अलग सब्जेक्ट के कितने ये वीडियोस और ये है नोट्स है वो आप यहाँ पे देखेंगे। इस प्रकार से पूरे नोट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स है। स्वयं मुक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पोर्टल है ये। स्वयं के लिए एक और यूजीसी का ऑटोनोमस यूनिट है, कंसोर्शियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन सीईसी, ये भी काम करता है ई कंटेंट का। ये लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी देते हैं, डिजिटल वीडियो रिपोजिटरी ई कंटेंट आपको देते हैं। एजुसैट जो है कुछ चैनल्स भी है इनके। देखिए ये लर्निंग ऑब्जेक्ट कैसे होता है मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है और यहाँ पे टीचर आपको समझा रहा है, तो ऐसे छोटे छोटे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। मैंने 2008 में ये सब स्टडी किया और मैंने देखा कि ये छोटे छोटे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स लोगों ने बनाया, कंप्यूटर वालों ने ज़्यादा बनाए हैं, लेकिन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में एक ही बनाया और वो भी जगदीश जी अरोरा का था ई बुक पे। तो इसमें मैंने और सर्च किया तो सीईसी में ई कंटेंट भी बनता है, जैसे बॉटनी है उसमें मुझे मनी प्लांट देखना है, तो मनी प्लांट के बारे में यहाँ पे पूरा दिया है। तो मैंने जब देखा कि लाइब्रेरी साइंस में ऐसे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाए हैं, तो मैंने यूजीसी को मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट दिया 2009 में और वो सैंक्शन भी हो गया और मुझे ये प्रोजेक्ट में 7,63,000 रुपीज मुझे यूजीसी ने दिए थे और मैंने ये पोर्टल बना के यूजीसी को दिया था एज द एंड प्रोडक्ट ऑफ माय मेजर रिसर्च प्रोजेक्ट। और यहाँ पे मैंने सिलेबस पे आधारित म्हणजे लर्निंग ऑब्जेक्ट रिपोजिटरी इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस बना के दिया था। इसमें पीपीटी प्रेजेंटेशंस थे, क्विजेस थी, वीडियो लेक्चर्स थे, ओके और ये टेक्स्ट नोट्स थे और मूडल में मैंने ये बनाया था। मूडल में क्विजेस भी बहुत सुंदर सुंदर बनती है, तो मैंने एक आईसीएसएसआर का और एक प्रोजेक्ट बनाया और लाइब्रेरी साइंस के लिए नेट के जो क्वेश्चंस आते हैं नेट सेट के लिए, तो उसका एक मैंने क्विजेस बनाई थी इसमें मूडल में ही, तो उसके लिए भी मुझे 3.5 लाख रुपए आईसीएसएसआर ने दिए थे। और ये पोर्टल में आप देखेंगे कि ये मेरे पीडीएफ नोट्स थे यहाँ पे। इस प्रकार से वीडियो लेक्चर्स मैंने 2009 में ये किए थे, शूट किए थे और वो भी यहाँ पे दिए थे। तो फ्रेंड्स होता ऐसे है कि ओपन एक्सेस में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लिटरेचर यूज भी कर सकते हैं, ई कंटेंट्स भी बना सकते हैं। सो दिस इज अ ब्लेसिंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो ये अलादीन के चिराग टाइप है, जितना घिसोगे उतना ज़्यादा आपकी इच्छाएं पूरी होती जाएंगी। ऑन दिस नोट आई एम कंक्लूडिंग हियर विथ my today's session. Thank you so much for your patient listening. And of course, if you have any questions, you can ask the questions. वेरी नाइस सेशन मैडम। यस प्रशांत सर, कुछ पूछना है आपको? हेलो हेलो हाँ हेलो सर। मैम, हेलो। यस सर। हाँ मैम, मुझे पूछना था, अभी आपने जो इतने पोर्टल बताए, तो इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने के लिए कुछ है क्या बेस्ट पोर्टल वगैरह? क्योंकि मैं एनपीटीएल में हमारा जाइए सर, हेलो एनपीटीएल में जाइए, डीओएबी में जाइए। नहीं, टेक्स्ट बुक डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हाँ जहाँ हो से, सकता है ना सर, डीओएबी में जाइए, आपको बहुत सारी इंजीनियरिंग की क्योंकि किताबें मैम मिलेगी। हमारे कॉलेज में है एनडीएल का वो लॉगिंग वगैरह है, पर हाँ उसमें कैसा है तो जो हमें जो चाहिए था वही नहीं मिलता है। जैसे कि मुझे डीएसपी का किताब मुझे डाउनलोड करना है तो वो मिलता ही नहीं। आप मतलब एक उसमें काम तो कीजिए बहुत ना, आपकी बहुत आपकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट ढेरों, वहाँ तो ढेरों सारी किताब है, पर जो मुझे
स्पेसिफिकली चाहिए वही नहीं मिलता, तो उसके लिए आप कुछ। एक काम कीजिए, आप मेरा नंबर तो प्रीति मैम से ले लीजिए और मुझे रिक्वायरमेंट भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बताती हूँ कैसे डाउनलोड करना है। ओके मैम, ठीक है, Yes. हाँ, थैंक यू। आपका रिक्वायरमेंट क्या है ना, मुझे बता दीजिए, और मैं मेरे कांटेक्ट में रहिए, मैं आपको करवा देती हूँ। Hello, ठीक है, madam. हाँ हाँ, Madam, ठीक है, थैंक I यू। want to ask one question that I हाँ, had registered myself on Vidwan portal ओके, and my score is good up to 70. And हाँ, then I want to, may I know how I can register myself on the or Orchid हाँ, तो आप एक as a काम कीजिए ना, I गूगल में am जाइए। ऑर्किड, मैंने Google आपको पे. आपको मैंने एक स्लाइड बताई थी ऑर्किड की, हाँ ठीक है। इट इज हाँ ओपन ओपन प्लेटफॉर्म है वो। ऑर्किड हाँ में जाइए, आपको वहां पे वेबसाइट आएगी, वहां पे क्लिक कीजिए, रिसर्चर में जाइए, और वो जो जो इन्फॉर्मेशन मांग रहा है वो फॉर्म में, वो फॉर्म भर दीजिए, तो uh, ऑटोमेटिकली आपका आईडी क्रिएट होगा, ऑर्किड आईडी okay. पबलॉन पॉपुलर में है। Madam, again I want to ask one question that I am arts teacher. Then how is it possible? व्हाई नॉट? Okay. Then I will try and I will या contact you. या यू शुड, यू मस्ट ट्राई। Okay, okay. Thank you, ma'am. यस यस। Anyone else? मैम कांटेक्ट शेयर कीजिएगा। हाँ हाँ, मैं पाठवते, मैं ग्रुप में भेजती हूँ मैडम का नंबर, मतलब जिनको भी जरूरत है वो मैडम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल शेयर इन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू। सो इफ देर आर नो क्वेश्चंस, हम यहाँ पे रुकते हैं। टुमारो ऑल्सो मैडम इज हैविंग अनदर सेशन विथ अस ऑन आईपीआर। सो मैडम, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। सी यू टुमारो मैम एट 5:30। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू ऑल। सो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अपने सेशंस वाइंड अप करते हैं। टुमारो यू विल बी हैविंग रेगुलर सेशंस फ्रॉम 4 to 7 o'clock। कल आप लोगों का आखिरी लेक्चर रहेगा। उसके बाद आपकी एग्जाम रहेगी और फीडबैक फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद सर्टिफिकेट आपके मेल पे रिसीव होगा। सो सी यू ऑल टुमारो एट 3:45। थैंक यू एवरीवन।